नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी से इकाई दूसरी और वहाँ से 7वां अध्याय प्रकृति संवाद यह लेकर आई हूँ, जिसे रामदर्श मिश्र जी ने लिखा है। रामदर्श मिश्र जी इन्होंने लिखा है। ठीक है, हम इस गद्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गद्य जो है इसमें प्रस्तुत ललित निबंध में दरश मिश्र जी ने अपने घर के आंगन में स्थित पेड़ पौधों से बातचीत की है। पाठ में लेखक का पेड़ पौधों से लगाव, उनके प्रति अपनापन और अटूट रिश्ता दिखाया गया है। यानी जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर लेखक का जो लगाव है, उसके घर में लगे हुए जितने पेड़ पौधे, उसके गार्डन जो उसने घर में बना के रखा है, उसमें लगे हुए पेड़ पौधों से वो किस तरीके से संवाद करते हैं, अर्थात बातचीत करते हैं, है ना, और उनसे उनको कैसा लगाव हो गया है, ये इसमें दिखाया गया है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है, समय ऐसे ही गुजरा जा रहा है। कभी गर्दन का तनाव बेहद पीड़ित करता है, कभी दोनों कलाइयों में दर्द होने लगता है, तो प्रकृतिस्थ नहीं रह पाता है, यानी स्वस्थ नहीं रह पाता है ना। रात भर दर्दों का आपस में संवाद होता रहता है। जब वे सोने जाते हैं तो रात भर जो है उनका अंग जो है दुखता रहता है, कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, और वो जो दर्द है वो आपस में संवाद करता रहता है। हाथ बोलता है भाई तू इस तरफ मत सो, क्योंकि इधर से सो जाएगा तो इधर मेरी ये हड्डी दुखने लगेगी। पैर बोलता है भाई तू इस करवट मत सो, नहीं तो मैं दुखने लग जाऊंगा। इस तरह से सिर बोलता है कि भाई इस करवट ना सो, ये गर्दन दुखने लग जाएगी। तो इस तरीके से उनका आपस में संवाद होने लगता है। फिर भी न जाने किसकी दुआ है कि सो जाता हूँ, नींद आती रहती है, जाती रहती है, और रह रहकर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी हुई होती है। लेखक बोल रहा है परंतु फिर भी जो है पता नहीं किसकी दुआ है, जिससे कि मैं नींद तो आ जाती है, सो जाता हूँ, कभी आती है कभी नहीं आती, आती जाती रहती है, और उसमें एक लय बनी रहती है, नींद पूरी हो जाती है। सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। यदि सुबह को ठंडी हवा चल रही हो तो मन में ताजगी का स्पंदन महसूस होने लगता है। स्पंदन यानी तरंग महसूस होने लगती है ना, झंझनाहट महसूस होने लगती है। उठता हूँ तो सरस्वती जी घर के अनेक प्रभाती कार्य निपटा चुकी होती है और मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है। अब यहाँ पे जो प्रभाती जी हैं, सरस्वती जी हैं, वे कौन है, उनकी पत्नी है। प्रभाती कार्य यानी सुबह सुबह के जो कार्य होते हैं वे सब वे निपटा चुकी होती है, और जैसे ही लेखक को देखती है कि उठ गए हैं तो उनके सामने चाय हाजिर कर देती, चाय दे देती है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर चाय पीकर आंगन और गैलरी में टहलने लगता हूँ। ये लेखक का जो है रोज का कार्य है, वो अपनी गैलरी में जाकर टहलते हैं, अपने आंगन में टहलते हैं। आज भी यही क्रम शुरू हुआ। सामने के गमले में गुंबद का आकार ग्रहण किए दवनों ने अपनी महक और हरितिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। वो गमले में उन्होंने दवन लगा के रखे हुए थे जिसमें धूप भी होती है ना। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हथेलियां महक से गमगमा गई, यानी जो दवनों का पौधा होता है उसमें एक अच्छी सी खुशबू से आती है ना। सांसों में महक गुनगुनाने लगी। शीतला माई के स्वागत में गाया जो गीत मैं बचपन में सुनता रहता था वह मेरी यादों में जाग उठा। हमरे दुवरवा मैया दवना तरुवा हो। एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी जी मुस्कुरा रही है। अब वहीं जो है पास में तुलसी जी हैं, और ये गाने की लाइनें सुनकर वे मुस्कुराने लगती हैं। ये ऐसा लेखक का भास है, उसको ऐसा आभास हो रहा है, इमेजिन कर रहा है वो। प्रणाम माते कहकर मैं उनके पास चला गया। उन्होंने तुलसी को नमस्कार किया, उनके पास गए। कुछ देर उन्हें निहारता रहा और महसूस करता रहा कि मेरी रगों में उनका रस दौड़ रहा है, क्योंकि जो वो रोज तुलसी के पत्तों का जो है रस पिया करते थे। मेरे ही रगों में क्या, मेरे पूरे परिवार के रगों में। ले लो आवाज आई, और मैंने ले लो आवाज आई मतलब तुलसी ने आवाज दी तो फिर ठीक है, ले लो मेरे पत्ते। और मैंने आज की दवा के लिए कुछ पत्तियां उनसे मांग ली। आंगन में स्थित पार्क की बहुत दुनिया बड़ी छोटी है। उनके आंगन में जो है उन्होंने कई तरह के पौधे लगा के रखे हुए, और उनकी एक छोटी सी दुनिया बनी हुई है। उसी में एक के बाद एक परस्पर पेड़ पौधे आलिंगित से खड़े, यानी एक दूसरे को पकड़े हुए एक दूसरे के गले मिलते हुए ऐसे पास में इतने सारे पौधे उन्होंने लगा रखे हैं। तुलसी से बतिया ही रहा था कि मीठी नीम ने हल्के से आवाज दी। उसने देखा उसकी हरी भरी पत्तियां हवा में हल्के हल्के फरफरा रही थी, और फरफराहट मेरे भीतर उतर रही थी, और उसकी वो जो फरफराहट है, वो जो हवा की और वो जो आवाज़ है, वो जो है लेखक के अंदर उतरता जा रहा था। उसने कहा कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई। यानी नीम की पत्ती जो है वो चौके में हमेशा काम आती है। हम जब कड़ी वगैरह बनाते तो बोलती कड़ी खानी छोड़ दी है क्यों, क्या तुमने कड़ी बड़ी खानी छोड़ दी है। तो लेखक बोलता है, मैं हंसा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का अपना समय होता है ना, यानी रोज़ रोज़ तो कड़ी खाई नहीं जाती, तुम तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेखक बोलने लगा, पेट की बात छोड़ो, आंखों में तो तुम हरदम मोह हरियाली बनकर छाई रहती हो, क्योंकि नीम का जो पेड़ है सदा एकदम गहरा हरे रंग का होता है और बड़ा अच्छा दिखाई देता है। चिड़िया चहचहा उठी, फिर समूह में फुर्र से उड़ी और आकाश में पंखों व स्वरों की एक लय सी बन गई। फिर वे लौट आई। इन्हें चिड़िया जब उड़ती है तो उनके पंखों की कैसी फरफराहट होती है, और जब झुंड का झुंड आकाश में उड़ता है तो इतनी सारी चिड़ियों के पंखों की जो आवाज़ है, उसकी एक लय, उसका एक स्वर जो है वो कानों में सुनाई देता है, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे वो उड़ी
उड़ी हुई चिड़ियाएँ फिर से लौट आई। हाँ, उनके आश्रय की तरह, आश्रय है ना उनका ठिकाना है ना, आश्रय की तरह यह हरसिंगार का पेड़ कितना खुश हो रहा है, जैसे कह रहा हो आओ चिड़ियों मेरी डाल डाल पर फुदको और गाओ। यानी हरसिंगार का जो पेड़ है वो उनका आश्रय स्थल है, उनका घर है चिड़ियों का, है ना, वो वहाँ पर बैठती है, रहती है, आराम फरमाती है। आओ चिड़ियों अपने मीठे मीठे स्वरों में मुझे नहलाओ। जो हरसिंगार का पौधा है वो बोल रहा है कि तुम यहाँ पर बैठ के चहचहाट करो, तुम्हारी फुदकने से, तुम्हारे चहचहाट से जो है, तुम्हारे स्वरों से मुझे नहाने की अनुभूति होती है। यानी मुझे स्वर में नहाए हुए मीठे स्वर जो है बड़े अच्छे लगते हैं, वैसी अनुभूति होती है। मैं तुम्हारे, मतलब कहने का मतलब यहाँ वो नहाने वाला मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे मीठे स्वरों में पूरा मेरा अंग अंग जो है तरंगित हो उठता है, आनंदित हो उठता है ना। मैंने देखा हरसिंगार नए पत्तों और टहनियों से लद गया है। लेखक बोल रहे हैं कि हरसिंगार में अब नई पत्तियां आ गई है, जाड़े में खंखड़ सा हो जाता है। हरसिंगार की तो ये खासियत ही होती है। वैसे तो इसके फूल बड़े सुगंधित होते हैं, सफ़ेद रंग के 5 पत्ती वाले फूल होते हैं, उसमें नीचे से ऑरेंज रंग की जो है छोटी सी डंडी रहती है, बड़े खुशबूदार एकदम सुंदर इसकी खुशबू होती है, अच्छे ये फूल होते हैं। परंतु जब जाड़े के दिन आते तो इस पेड़ के जो पत्ते एकदम झड़ जाते हैं और एक पत्ता दिखाई नहीं देता, और उसका जो तना होता है वो एकदम झुर्रियों वाला फटा फटा सा, एकदम से जैसे कोई उसमें दरारें पड़ गई हो इस तरह का होता है, और ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ है वो मर गया है ना। तो जाड़े में खंखड़ सा हो जाता है, कभी कभी डर लगता है कि कहीं सूख तो नहीं रहा है। तो लेकिन वसंत आती है, इसके भीतर से सोई हुई ऊर्जा जैसे जागने लगती है, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं सुप्तावस्था में सोया हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही जाड़ा आता है, यानी ठंड के दिन आते हैं, वसंत के दिन आते हैं, जाड़े में तो वो सूख जाता है। वसंत का समय जब जैसे ही वो आता है, वैसे ही इसके अंदर से प्राण ऊर्जा छलकने लगती है, इसकी जान जो है वो निकल के बाहर पत्तों के रूप में दिखाई देने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है, और क्रमशः नई टहनियाँ, नए पत्तों के सौंदर्य से यह लद जाता है। मैं उसे देखता हूँ, है ना, मैं उसे देख रहा हूँ और लगता है अब इसमें फूल आया, तब इसमें फूल आया। हाँ, यह हरसिंगार बहुत मस्त है। आषाढ़ में ही हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगती है, यानी आषाढ़ के समय उसमें कलियाँ आने लगती है। फिर शरद में तो कहना ही क्या, तारों भरा आसमान बन जाता है ना। पूरे झाड़ पे जब ये सफ़ेद सफ़ेद खुशबूदार फूल लगते हैं, पूरा झाड़ ऐसा लगता है जैसे आसमान जो है ज़मीन पर उतर आया हो और उसमें तारे लगे हुए हो। रात भर जगमग जगमग करता रहता है और सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बिछ जाता है। इसके फूलों को जो है तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके फूल अपने आप ज़मीन पर जो है सुबह होते ही गिर जाते हैं, बिछ जाते हैं। रात भर उनकी महक घर में टहलती रहती है, और रात भर वो पेड़ इतनी खुशबू देता है, जैसे रात रानी का पेड़ होता है, रात रानी के फूलों की जैसी खुशबू रहती है, वैसे ही इतनी खुशबू पूरे रात भर महकती रहती है। घर में ही क्यों, पास की गलियों और सड़कों पर भी तो वह घूमती फिरती है। यानी वो जो खुशबू है वो गलियों में भी, दूसरों के घरों में भी, सड़कों में भी घूमती फिरती, और न जाने कितने लोगों की सांसों में बस जाती है। यानी सबको अच्छी लगती है, जो वहाँ से गुजरता है उसको वो खुशबू अच्छी लगती है। उसने अपनी महक से सबको खबर दे रखी है कि वह है, यहाँ है, यानी मेरे घर के आंगन में। वो अपनी महक से बता देती है कि अरे भाई मैं यहाँ हूँ, इनके आंगन में, ये जो लेखक है इनके आंगन में मैं लगी हुई हूँ। अरे वहीं अटके रहोगे क्या, मुझसे बात नहीं करोगे? चिड़िया तो मेरे ऊपर भी खेलती है, गाती है, चहचहाती है, फिर मेरी उपेक्षा क्यों, यानी मेरे तरफ दुर्लक्ष्य क्यों? नहीं नहीं अमरूद भाई, तुम्हारी उपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ? अमरूद का पेड़ जो होता है वो बोलता है कि भाई मेरे ऊपर भी तो चिड़िया चहचहाती है, और तुम फिर मेरी उपेक्षा तुम क्यों कर रहे हो? मेरे से तुम्हारा ध्यान क्यों भटका रहे हो? भाई मैं क्या तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता? तुम तो इस आंगन में हरसिंगार से पहले के नागरिक हो। लेखक बोलता है अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं, तुम तो भी हरसिंगार के पेड़ को लगाने से पहले मैंने तुम्हें लगाया, तो तुम तो यहाँ के प्रथम नागरिक हो, पहले नागरिक हो। दरअसल तुम दोनों ने मिलकर जो रूप मंडप बनाया वह चिड़ियों का क्रीड़ा धाम है, यानी तुम दोनों ने मिलकर जो रूप मंडप बनाया, दोनों एक दूसरे में गले मिले हुए समान एक दूसरे के पास में लगे हुए, तो एक दूसरे के अंदर उनकी जो है शाखाएं घुस गई, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, और मंडप के समान जो है वो आकार बन गया है। तो यह तो चिड़ियों का क्रीड़ा धाम है, यहाँ तो चिड़ियाँ जो है खेलती रहती है ना। तुम दोनों तो सटे हुए हो, यानी एक दूसरे के बिल्कुल पास हो। चिड़िया तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर और उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर आया जाया करती है ना, दोनों पेड़ को एक ही मानती है। उन्होंने तुम दोनों में कोई बंटवारा थोड़ी किया है, यानी चिड़िया ने तुम दोनों को बांटा नहीं, और मैंने भी कहाँ किया है, और मैंने भी तो तुम्हें नहीं बांटा है। तुम दोनों का अस्तित्व हम सबके लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। तुम दोनों का होना, अस्तित्व यानी तुम्हारा होना, तुम्हारा रहना ही हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पसंद आती है तुम्हारी भी तो विरल डालियाँ नई पत्तियों और टहनियों से सघन होने लगती है, यानी
तुम भी तो सजने लगते हो जैसे हरसिंगार का पेड़ सजता है, और हरसिंगार तो पावस में फूलना शुरू करता है ना। तुम तो चेत लगते ही बोराने लगते हो यानी पगलाने लगते हो, तुम्हारे अंदर जो है फूल लगने लगते हैं। यानी जो अमरूद का पेड़ होता है, अमरूद के पेड़ में तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेड़ में तो उसके भी पहले, जब हरसिंगार के पेड़ों में जो फूल लगते हैं उसके भी पहले चैत मास में ही तुम्हारे अंदर तो फूल लगने लगते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे वे फलों का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। महकते हुए नन्हे नन्हे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से तुम्हारा वजूद जो है जगमगा उठता है। अमरूद के पेड़ के जो फूल होते हैं वो भी बड़े सुंदर, एकदम सफ़ेद, हल्के से ट्रांसपेरेंट और खूब सुंदर खुशबू वाले होते हैं। और छोटे छोटे फल फूलों के भीतर से बढ़ने और झाँकने लगते हैं। जैसे जैसे वो फूल मुरझाने लगता है, उसी के नीचे से वहीं से जो है फल आने की शुरुआत हो जाती है। तो वो छोटे छोटे फल बड़े अच्छे लगने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आने लगती है, और आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाट में तुम्हारे फलों की मिठास भर जाती है। यानी आषाढ़ आते आते, जब आषाढ़ में जो है इधर दूसरे पेड़ों में जब फूल लगते हैं, तब इसके जो फल है वो पक जाते हैं, उसमें मिठास भर जाती है और चिड़िया उसके ऊपर खुदकने लगती है। अरे महाशय, मैं तुम्हारी डाल डाल पर नाच नाच कर भोज महोत्सव मनाने लगती है, और हम लोग भी तो तुम्हारे फलों का प्रसाद पाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े और मिठास भरे होते हैं तुम्हारे फल। यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि तुम्हारे उन मीठे मीठे फलों पर जो है चिड़िया नाच नाच कर अपना महोत्सव मनाती है, यानी आनंद मनाती है, भोज महोत्सव मनाती है, यानी खाने का आनंद मनाती है। उन मीठे मीठे फलों को वो खाती है, तोता खाता है, चिड़िया खाती है ना। और हम लोग भी तो तुम्हारे फलों का स्वाद पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, और कितने मीठे और सुंदर फल होते हैं तुम्हारे। अरे महाशय, मैं भी तो हूँ इस पेड़ के नीचे हूँ, तो क्या हुआ, हूँ तो। अब यहाँ पे दूसरा पेड़ जो है अड़ूहल, है ना, अड़ूहल बोलते हैं अभी मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, इस पेड़ के नीचे हूँ, मेरी हाइट जो है कम है, पर हूँ तो। अरे अरे अड़ूहल प्यारे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लेखक बोलता है, लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए मेरे समय को रंगते रहते हो। यानी तुम्हारे अड़हुल के जो पेड़ होते हैं उसमें पूरे तने पर ही जो है लाल फूल बिल्कुल चारों तरफ गुच्छे में लगे हुए रहते हैं, और पूरा ऐसा लगता है जैसे पूरा पेड़ जो है अपने सिर पर कलश उठाए खड़ा हो। तो बोलता है कि तुम पूरे समय तो कलश उठाए मेरे समय को रंगते रहते हो, यानी मेरे समय को रंगीन बनाते रहते हो, और मुझे एक प्यारी प्यारी सुबह मिले इसमें अपनी प्यारी भूमिका निभाते हो, है ना। तुम जब खिलते हो, तुम्हारे सुंदर सुंदर लाल लाल फूल से मेरी जो सुबह है वो बहुत प्यारी हो जाती है। आभारी हूँ दोस्त, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अड़हल के पेड़ को लेखक बोलता है। देखो, कुछ दूर पर सहीजन झूम रहा था। सहीजन यानी सुरजनी की फलियों का झाड़, जिसके हम सब्जियां बनाकर भी खाते हैं, वो दवाइयों में भी बड़ा काम आता है, औषधीय गुण भी होते हैं। इन सभी पेड़ों में औषधीय गुण होते हैं वैसे देखा जाए तो। जैसे बुला रहा है, बोलता है बोले, आता हूँ भाई, कहो कैसे हो, तुम तो सदाबहार हो भाई। लेखक बोलता है, और पेड़ तो वसंत में फूलते हैं, तुम तो 12 मास सुगंध भरे फूलों से लदे रहते हो, और उन फूलों पर मधुमक्खियां वो भौरे गुनगुनाया करते हैं। जाड़ों में जब मैं तुम्हारे पास धूप में बैठता हूँ, तब तुम्हारी मतवाली सुरभि से नहाता रहता हूँ, यानी मतवाली सुरभि यानी सुगंध, खुशबू, है ना, उससे नहाता रहता हूँ। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो सुरजनी की फली का जो पेड़ होता है, यानी सहीजन का जो पेड़ होता है, उसमें 12 मास जो है फलियाँ और फूल दोनों लगते रहते हैं। उसके भी सफ़ेद फूलों के पास में जब हम जाके देखें तो उसमें से भी महक सी आती रहती है, सुगंध सी आती रहती है। और जाड़े के दिनों में लेखक वहाँ पर बैठता है और उसकी खुशबू का आनंद लेता रहता है। भीतर कविता गुनगुनाती है, बाहर तुम्हारे फूल और 12 मास तुम फलियों से लदे रहते हो। तो लेखक यहाँ बोल रहा है, तुम तो भाई ऐसे हो कि 12 मास तुम हमारे काम आते हो, तुम्हारे ऊपर 12 मास जो है फलियाँ लदी रहती है, और वो हमारे खाने के काम आती है। वे फलियाँ मेरे घर से लेकर पड़ोस तक अपना स्वाद बांटती रहती है ना। हम तो सबको बांटते हैं, इतनी फलियाँ लगती है। तो आप ऊंचे लोगों को ही देखते रहेंगे, हम छोटे हैं तो क्या, हम भी तो हैं। दूसरा पेड़ बोलता है लेखक को, तो देखो बेला के फूल मुझे उलाहना दे रहे हैं, और उनकी पंक्ति में कई कई गमलों में तरह तरह के फूल और पौधे विराजमान हैं। वे सभी मेरी ओर देख रहे हैं और जैसे संवाद आतुर है। लेखक बोल रहे हैं कि और भी जो छोटे छोटे पेड़ मैंने लगा के रखे हैं, वो भी सब मेरे से संवाद को आतुर है, मतलब मेरे से बात करने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, आतुर दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा, नहीं प्यारे फूलों, मैं तो स्वयं छोटा आदमी हूँ, और छोटे लोगों के बीच ही जीवन की यात्रा की है, उन्हें भरपूर प्यार दिया है और पाया है। तुम लोग तो मेरे परिवार के सदस्य हो भाई, तो तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर तुमसे हार्दिक संवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने मन का संवाद, हार्दिक संवाद यानी अपने मन की बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ।
और करता रहता हूँ। 3 गमलों में बेला के पौधे विराजमान हैं। बेला के फूल वे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से जगमगा रहे हैं। फूलों से मादक सुगंध की हल्की हल्की धारा बह रही है, यानी वो जो खुशबू है वो हल्की हल्की हवा में बह रही है और मेरी सांसों में समा रही है। लेखक बोल रहा है कि इतनी सुंदर खुशबू है मेरी सांसों में समाती जा रही है। बेला इसी मौसम में फूलता है। लेखक बोल रहा है यही मौसम है बेला के फूलों के फूलने का। एक साथ न जाने कितने फूल उसके भीतर से फूट पड़ते हैं, लेकिन क्या विडम्बना है कि शाम होते होते मुरझा जाते हैं। बेला के फूल बड़े नाजुक होते हैं और बहुत ही खुशबूदार होते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है वे फूल मुरझा जाते हैं, यानी उनका उपयोग हम सिर्फ एक ही दिन के लिए कर सकते हैं। रात को फिर से दूसरे फूल खिल जाते हैं उस पर, है ना। इसलिए जब मैं सुबह सुबह इनको नेत्रों में भर लेता हूँ, देर तक इनके पास खड़ा होता हूँ, ये एक मुक्तक मेरे भीतर रेंगने लगता है। क्योंकि सुबह सुबह जब ये खिलते हैं तो लेखक को पता है ये सिर्फ एक ही दिन के लिए होते हैं। वे उनके पास खड़े होते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं इनकी खुशबू, उनकी सुंदरता को देखते हैं, उनकी जो सुंदरता है उनको आँखों में भर लेते हैं। नेत्रों में भर लेना यानी आँखों में भर लेते हैं, तो इनके मन में, इनके दिमाग में जो है एक मुक्तक, जैसे गज़ल के एक शुरुआत और आखिरी को जो है मुक्तक कहा जाता है, तो वो जो मुक्तक है वो उनके अंदर रेंगने लगता है। गूंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता। गूंचे यानी कलियाँ, है ना। यहाँ पे गूंचे का मतलब है कलियाँ। तो कलियों तुम जब खिलती हो तो मेरा दिल हिलने लगता है, तुम जब आती हो तो मेरा दिल हिलने लगता है। बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है, तू सिर्फ एक मुस्कान के लिए खिलता है कि तू जब खिले और तुझे देखकर कोई हंसे। हंस के गूंचे ने कहा, उस कली ने कहा कि मेहरबान अरे कृपालु व्यक्ति, यह तबस्सुम भी किसे कहाँ मिलता है। ये खुशबू जो मेरे खिलने से तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है, तो ये खुशबू देखने का अवसर भी हर किसी को थोड़ी मिलता है, वो सिर्फ मुझे ही मिलता है, ऐसा वो कह रहे हैं। कुछ पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, यानी इस तरीके से वो पेड़ों से बात करते हैं, कविताएं भी करते हैं। अब यहाँ पर कुछ पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। एक पौधा खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाते हुए बोला, कैसे हो दोस्त। सहीजन के ऊपर से आवाज़ गिलोय लता की थी। अब गिलोय की लता है, ये तो बड़ी औषधीय गुण वाली होती है गिलोय। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक औषधियों में इसका बड़ा ही महत्व होता है। मुझे ही भूल गई दोस्त। नहीं मेरी गिलोय बहना, मैं आते जाते देखता ही रहता हूँ। तुम्हारी हरी हरी फलियाँ मेरी आंखों को सुख देती है। एक तुम ही तो हो जो कहती है शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो तो घबराना नहीं। विकार यानी किसी भी प्रकार का कोई तकरार उत्पन्न हो जाए, कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए तो फिर घबराना नहीं। बातें करते करते गेट आ गया और ऐसे सब अपने घर में से जब निकले वो, तो एक एक पेड़ से बात करते करते वो बगीचा जो उनके घर के सामने बना है, एक एक पेड़ से बात करते करते जब तक वो गेट पर आए तो बातें करते करते गेट आ गया, है ना। और गिलोय ने कहा ठीक है जाओ घूम आओ, यानी मॉर्निंग वॉक जो है वो कराओ। जब मैं गेट से बाहर निकला तब मैं भरा पूरा अनुभव कर रहा था। भरा पूरा अनुभव करना यानी संतुष्ट, सेटिस्फाइड अनुभव करना, है ना। सबसे बात करने के बाद में लेखक जो है बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा था। तो विद्यार्थियों, अब आपको प्रकृति संवाद रामदर्श मिश्र जी ने लिखा हुआ यह लेसन जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। और ये जो संवाद है आपको समझ में आया होगा कि जो प्रकृति से यानी पेड़ पौधों से किया गया संवाद है लेखक का, और प्रकृति कितनी महत्व हमारे जीवन में रखती है ये भी आपको पता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए। और घर में बैठकर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, देश को साथ दीजिए, मोदी का साथ दीजिए। क्वारंटाइन का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए घर में रहना ही सबसे बेहतर है और सुरक्षित है। धन्यवाद, नमस्ते।